हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और यूपी लेखपाल कांस्टेबल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हेलो दोस्तों, हम अभी तैयारी करने जा रहे हैं जो बहुत ही मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक बिल्कुल समझेंगे हिस्ट्री का, जो कि 1857 के विद्रोह की बात होगी और बिल्कुल बेसिक से है। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड प्लस में अभी जो यूपी में लेखपाल और कांस्टेबल की कंटिन्यू वैकेंसीज वगैरह आ रही हैं और लेखपाल का तो फॉर्म भी भरना शुरू हो गया कल से, आज से। और इसी सिलसिले में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सभी भाई बहनों का रिवीजन हो सके। चलते फिरते वॉकिंग कर रहे हैं वहाँ पे भी, चाहे जैसे भी आप बैठे हैं, जैसे पढ़ने से मन उब गया तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। 8-10-12 मिनट की वीडियो होगी और इसे रिवाइज बहुत शानदार होगा। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह की अगर बात करें, उसका बेसिक उसके पीछे का औरा देखें तो इस समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, प्रधानमंत्री पामर्स्टन और गवर्नर जनरल कैनिंग, जबकि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय जफर थे। 1857 के विद्रोह का प्रतीक रोटी और कमल था। जो 1857 के विद्रोह के प्रतीक विद्रोही थे, उनका प्रतीक रोटी और कमल। 1857 का विद्रोह के कारण अगर हम बात करें तो विद्रोह के कारणों को दो भागों में बांटकर समझ सकते हैं: दीर्घकालिक कारण, तात्कालिक कारण। 1757 की प्लासी युद्ध 1757 की प्लासी युद्ध विजय के बाद में ही अंग्रेजों ने अगले 100 वर्षों में भारत एवं भारतीयों के प्रति जो भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सैनिक नीतियां लागू की, उन्हें दीर्घकालिक कारणों में समझा जा सकता है। इन कारणों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीयों में असंतोष की भावना भर दी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बारूद का ढेर तैयार कर दिया था। इस ढेर में मात्र एक चिंगारी की आवश्यकता थी, जो तत्कालिक कारण बना यह कि दिसंबर 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी दिल्ली दिसंबर 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना प्रारंभ किया, जिसके कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। चूंकि इस कारतूस को दांत से काटकर राइफल में प्रयोग करना होता था, जिसे भारतीय सैनिकों ने अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप माना। फलस्वरूप सैनिकों ने इस कारतूस एवं बंदूक के प्रयोग से इनकार करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी परिणति 1857 के विद्रोह के रूप में देखी गई। इस प्रकार 1857 के विद्रोह का आरंभ सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ, किंतु जल्दी ही यह जन विद्रोह के रूप में बदल गया। और थोड़ा आगे देखें, सर्वप्रथम बंगाल में दमदम, यानी बंगाल में जो जगह है वो दमदम, सर्वप्रथम बंगाल में दमदम के सैनिकों ने 23 जनवरी 1857 को इस राइफल के प्रयोग से इनकार कर दिया, जिसके बाद फरवरी 1857 को बैरकपुर छावनी बंगाल, यानी बैरकपुर छावनी का बंगाल के 19वीं नेटी इन्फेंट्री इस कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। बैरकपुर छावनी की कमांडिंग ऑफिसर जॉन वेनेट हेर्से, जो बैरकपुर छावनी जहां पे विद्रोह स्टार्ट हुआ वहां पे जॉन वेनेट हेर्से थे कमांडिंग ऑफिसर। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की ही 34वीं इन्फेंट्री के भारतीय सैनिक मंगल पांडे, बलिया के निवासी मंगल पांडे,
ने अपने दो अधिकारी जनरल ह्यूसन तथा लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। इस घटना के बाद 34वीं इन्फेंट्री भंग कर दिया गया। साथ ही 9 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यानी कि 29 मार्च, अगर हम देखें तो 29 मार्च 1857 को ये कांड हुआ और 9 अप्रैल 1957 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। एक के आसपास की बात है, 8 से 10 दिन। फलस्वरूप मंगल पांडे 1857 के विद्रोह गदर के प्रथम सिपाही कहे जाते हैं। यानी मंगल पांडे को 1857 विद्रोह के गदर यानी गदर के प्रथम सिपाही कहे जाते हैं। 24 अप्रैल 1857 को सबसे बड़ी छावनी की 3rd घुड़सवार सेना ने भी प्रयोग से इनकार कर दिया। 9 मई 1857 को सैनिकों का कोर्ट मार्शल हुआ, यानी बर्खास्त कर दिए गए। साथ ही गिरफ्तार भी किया गया और इन्हें मेरठ छावनी का कमांडिंग ऑफिसर जनरल हैवेल था। मेरठ छावनी का जो जनरल ऑफिसर था वो जनरल हैवेल था। 10 मई 1857 के प्रतिक्रिया के स्वरूप सिपाहियों में विद्रोह भड़क उठा और मेरठ के सैनिकों ने यानी 20वीं इन्फेंट्री 3rd घुड़सवार, ये आता है 34वीं इन्फेंट्री 20वीं इन्फेंट्री, कौन से घुड़सवार, इसको थोड़ा गौर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा आप लोग। अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी और खुला विद्रोह कर दिया। मेरठ के ये विद्रोही सैनिक 11 मई 1857 को प्रातःकाल दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट के साथ ही विद्रोही सैनिक नेता भी घोषित कर दिया। 11 और 12 मई को मेरठ के इन सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस समय दिल्ली का शस्त्रागार प्रमुख लेफ्टिनेंट बिलोबी थे। विद्रोही सैनिकों से पराजित हुआ था। बिलोबी विद्रोही सैनिकों से पराजित हो गया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने अपने सहयोगी बख्त खां, यानी बहादुर शाह जफर तो बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनके सहयोगी जो बख्त खां थे, के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया। बहादुर शाह जफर इस समय 82 वर्ष के थे। 20 सितंबर 1857 को ब्रिटिश सेनापति हडसन ने दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया। इसकी मुखबरी इलाही बख्श, मतलब ये सूचना जो कि बहादुर शाह जफर कहाँ छुपे हुए हैं, ये हडसन को बताया इलाही बख्श ने। तो हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए थे बहादुर शाह जफर, गिरफ्तार कर लिए गए। बहादुर शाह के 2 पुत्रों, जिनका नाम है मिर्जा मुगल एवं मिर्जा खिज्र सुल्तान, तथा एक पौत्र यानी पोता अबू बकर, हडसन ने दिल्ली गेट के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 21 सितंबर 1857 तक निकोलसन, इसका नाम निकोलसन है, आप पूरा कर लीजिए। निकोलसन सेनापति ने पुनः दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार कर लिया था, किंतु घायल होने के कारण निकोलसन की मृत्यु हो गई। दिल्ली में विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी मशहूर शायर मिर्जा गालिब तथा जहीर देहलवी ने दास्तान-ए-गदर नामक पुस्तक लिखी। गिरफ्तारी के बाद बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी जीनत महल के साथ रंगून यानी कि वर्मा, जो म्यांमार है, निर्वासित कर दिया गया। 5 वर्ष बाद 1862 में 87 वर्ष की उम्र में बहादुर शाह का मृत्यु हो गया। वो जगह था श्रवणबेलगोला पैगोडा के निकट मृत्यु हो गई। इनकी मजार पर लिखा हुआ है कि
जफर इतना बदनसीब है कि उसे उसकी मातृभूमि में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। अगर हम इम्पोर्टेंट जगह की बात करें कि कौन कौन से अधिकारी हमारे विद्रोही नेता का सामना कर रहे थे, बचाव कर रहे थे, तो उसमें कुछ मुख्य हैं, वो है तो बहुत सारे जगह, लेकिन जो मुख्य 8-10 हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा गौर से देखते हैं। जो दिल्ली में विद्रोह हुआ था, उसके जो नेता थे बहादुर शाह जफर, उनके सहयोगी बख्त खां थे, और अंग्रेज अधिकारी हडसन और निकोलसन थे। लखनऊ में आप जानते हैं बेगम हजरत महल, उनको महक परी के नाम से जाना जाता है। कैंपबेल इनका सामना कर रहे थे अंग्रेज अधिकारी। कानपुर में नाना साहब, यानी जिनको हम धोंदू पंत के नाम से भी जानते हैं, सहयोगी अजीमुल्ला एवं तात्या तोपे पांडे, ये भी कैंपबेल थे। बरेली में अगर बात करें तो खान बहादुर खान, कैंपबेल, इनका भी विद्रोह सामना कर रहे थे। फैजाबाद की बात करते हैं अहमदुल्ला, इनका भी कैंपबेल के अंडर में था ये वो लोकेशन, इसलिए वो कैंपबेल का नाम आ रहा है। झांसी की बात करें, इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीबाई ह्यूरोज व्हीलर, इनका सामना किए, जिनसे झांसी की रानी लड़ते हुए शहीद हो गई, मृत्यु तो नहीं बोलेंगे। इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद में चौधरी लियाकत अली कर्नल नील थे, याद रखना भैया। झांसी में जो झांसी की रानी थी, उनके साथ ह्यूरोज था। इलाहाबाद में चौधरी लियाकत अली कर्नल नील थे, और जगदीशपुर आरा बिहार बाबू कुंवर सिंह टेलर एंड आयर थे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा आप। बाकी कुछ हैं जिनका अभी हमें पता नहीं है। संबलपुर में सुरेंद्र साय थे। असम में दीवान मनीराम थे। ये हमारे यहाँ से पूछा जाता है कि दीवान मनीराम कहाँ से विद्रोह किए थे, असम से। सतारा में रंगोजी बापू और मथुरा में देवी सिंह। तो थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं कि लखनऊ में क्या हुआ, कैसे हुआ, जल्दी जल्दी स्पीड में हम देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर विद्रोह का आरंभ 4 जून 1857 को हुआ था, जबकि विद्रोही नेता बेगम हजरत महल थी, जिन्हें महक परी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें महक परी के नाम उपनाम नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इनके जो पति थे वाजिद अली शाह थे, वो प्यार से महक परी बोला करते थे। इन्हें अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया। विद्रोह के दौरान जब हजरत महल ने लखनऊ रेजिमेंट्स पर आक्रमण किया, तो रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस, जो चीफ कमिश्नर थे, हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक तथा कर्नल नील, इन तीनों की मृत्यु हो गई। मार्च 1858 में अंततः कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः ब्रिटिश अधिकार कर लिया था। हजरत महल भागकर नेपाल चली गई और वहीं उनकी गुमनाम मौत हो गई। यानी हजरत महल नेपाल में गई, वहां पर उनकी गुमनाम मौत हो गई, कुछ इतिहासकार नहीं बताए। कानपुर, यहाँ पर विद्रोह का आरंभ, अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में यहाँ पर विद्रोह का आरंभ 5 जून को हुआ था। कानपुर कमांडिंग ऑफिसर ह्यूरोज व्हीलर था, जबकि विद्रोही नेता अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए पुत्र नाना साहेब, यानी नाना साहेब की बात करें तो नाना साहेब कौन, बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए पुत्र, दत्तक पुत्र जिसे कहते हैं। इन नाना साहेब को धोंदू पंत के नाम से जानते थे। नाना साहेब के सलाहकार अजीमुल्ला थे, जबकि सेनापति तात्या तोपे पांडे, और तात्या तोपे पांडे को रामचंद्र पांडुरंग भी कहते हैं। ग्वालियर के पतन के बाद तात्या तोपे पांडे भागकर नेपाल चले गए। बाद में नरवर के राजा सिंधिया के सहयोगी मान सिंह के विश्वासघात के कारण इन्हें पकड़ लिया गया और अप्रैल 1859 को
फांसी दे दी गई मध्य प्रदेश में। यह घटना 1857 के संबंधित विद्रोह की अंतिम घटना थी, यानी कि तात्या तोपे पांडे की जो विश्वासघात से पकड़ गई थी, फांसी दी गई, ये अंतिम विद्रोही थे। कानपुर में विद्रोह के दौरान एक महिला अजीजन बाई की प्रमुख भूमिका थी कानपुर में। अगर हम फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद में यहाँ पर बहुत ही प्रमुख मौलवी अहमदुल्लाह थे, जिन्हें डंका शाह तथा ढोल वाले मौलवी भी कहा जाता है, जिन्होंने विद्रोह के जिहाद की संज्ञा, यानी विद्रोह को जिहाद की संज्ञा दी थी। जिहाद का मतलब होता है धर्म के नाम पर लड़ाई करना। इन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का नगद इनाम रखा था। सोचो, इतने महत्वपूर्ण सैनिक थे। एक भारतीय द्वारा ही धोखे से इनकी हत्या कर दी गई, जिसका नाम जगन्नाथ था। अंग्रेजों ने इन्हें सर्वोत्तम सैनिक घोषित किया था, यानी अंग्रेजों की नज़र में सर्वोत्तम सैनिक थे कौन? आपने भी नाम देखा, मौलवी अहमदुल्लाह। आगे चलते हैं। झांसी की बात करें, हम सभी जानते हैं झांसी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ विद्रोह का आरंभ 4 जून, और आप जानते हैं 4 जून को हजरत महल यानी कि लखनऊ में भी हुआ था। जबकि विद्रोही नेता रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्हें मनु, छबीली या मणिकर्णिका आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका जन्म बनारस के भदैनी में हुआ था, जबकि इनके पिता मोरोपंत थे, माता भागीर थी और पति गंगाधर राव थे। पुत्र दामोदर थे। झांसी में सैनिक की एक महिला शाखा दुर्गा दल भी थी, यानी झांसी में एक महिला दल चलता था जिसका दुर्गा दल नाम था, दुर्गा दल, जिसकी प्रमुख कौन थी? झलकारी बाई थी। झांसी पर ब्रिटिश नियंत्रण के बाद लक्ष्मीबाई ग्वालियर गईं तथा तात्या तोपे के साथ मिलकर उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु जून 1858 में ह्यूरोज से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई की मृत्यु यानी कि शहीद हो गई। इनकी समाधि ग्वालियर में ही है। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों में अकेला मर्द बताया था। विद्रोहियों में अकेला मर्द यानी मर्दाना, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी रही। दोस्तों, इलाहाबाद की अगर बात करें, 1857 में विद्रोही के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। जगदीशपुर की अगर हम बात करें तो बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह, जिनको बिहार का शेर कहा जाता है, उन्होंने कुछ समय के लिए जौनपुर, आजमगढ़ पर भी अधिकार करने के साथ अनेक युद्धों में अंग्रेजों को हराया। 1858 में 80 वर्षीय कुंवर सिंह, जैसे कि बहादुर शाह जफर भी 82 वर्ष के थे, तो 80 वर्षीय कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह, यानी कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह विद्रोह का नेतृत्व किए थे। उल्लेखनीय है कि बिहार में पटना, शाहाबाद, गया तथा आरा विद्रोह के अन्य प्रमुख केंद्र थे, यानी बिहार में पटना, शाहाबाद, गया और आरा विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। जुलाई 1858 में 1857 के विद्रोह को अंतिम रूप से समाप्त घोषित कर दिया गया था, यानी जो 1857 का विद्रोह चल रहा था उसको 1858 के जुलाई महीने में समाप्त कर दिया गया। विद्रोह की असफलता के कारण, अगर हम लोग असफल हुए तो क्या कारण थे उसको थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये हमारी एक सोच समझ को बढ़ावा देगा। जो कॉन्सेप्ट के तौर पे अगर हम समझे तो 1857 का विद्रोह असंगठित प्रकार का था, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, यानी हमारे पास नेतृत्व लीडरशिप नहीं थी, तथा ब्रिटिश विद्रोही नेताओं के बीच तालमेल का अभाव रहा। विभिन्न विद्रोही नेताओं के बीच यानी विभिन्न नेता, हमारे जो
विद्रोही नेता थे उनके बीच में तालमेल नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारी संचार सुविधा नहीं थी, गुट नहीं था, कोई योजना नहीं थी ठीक से, इसलिए हारने का ये भी कारण है। इस विद्रोह पर प्रसार मात्र उत्तर भारत तक रहा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी अछूते रहे, ना तो पश्चिमी एरिया में कुछ जानकारी थी और ना ही दक्षिण एरिया में, खाली उत्तर भारत में ये सब रहा। ये भी सफलता कारण है। इस विद्रोह को सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त नहीं था, मतलब भारतीय राजा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, जमींदारी वर्ग यानी जमींदार वर्ग, साहूकार वर्ग, मध्यम वर्ग तो ठीक ठाक पढ़े लिखे थे, इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ये भी एक कारण है। यहाँ तक कि कुछ भारतीय राजाओं जैसे सिंधिया, निजाम, होलकर, गायकवाड़, नाभा, जिंद, जोधपुर, पटियाला, भोपाल, कश्मीर आदि राजाओं ने विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों की मदद की थी। गद्दारी, ये भी हमारा बहुत बड़ा कारण था हमें असफलता का। ब्रिटिश सेना में सेनापतियों की श्रेष्ठता, ये भी था कि ब्रिटिश जो सेना सैनिक थे उनके सेनापतियों तथा सैनिकों में श्रेष्ठता थी, वो वेल ट्रेंड थे, हम लोग ट्रेंड भी नहीं थे। 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, ये भी कॉन्सेप्ट की बात है। 1857 के विद्रोह में भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का विकास किया था। इसको ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने कुछ प्रशासन में आवश्यक परिवर्तन किए। अगर दूसरा पॉइंट कहें तो भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए 1858 का अधिनियम पारित किया गया। 58 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार छीन लिए गए। जब विद्रोह वगैरह देखा तो भारत से ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधिकार छीन लिए गए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी स्पेशली ये तो व्यापार करने आई थी, बाद में शासन करने लगी। अब भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन यानी कि ताज के अधीन हो गया, यानी डायरेक्ट ताज ने अपने यानी कि ब्रिटिश क्राउन ने अपने कंट्रोल में ले लिया और भारतीयों को आश्वासन दिया। इस अधिनियम के तहत 1784 की गई व्यवस्था समाप्त हो गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी भंग कर दिया गया, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी खत्म हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी पर नियंत्रण समाप्त करने के लिए बनाए गए, यानी जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, पिट्स वहां के प्रधानमंत्री के नाम, 6 सदस्यीय ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। उल्लेखनीय है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंतिम प्रमुख जो था वो चार्ल्स वुड था। कौन था? चार्ल्स वुड। इसके नाम से हमारे यहाँ वुड डिस्पैच नाम का एक आयोग बना था। इसी चार्ल्स वुड के द्वारा 1854 में भारत में शिक्षा प्रणाली पर वुड डिस्पैच लाया गया था, जिसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा का मतलब महाधिकार पत्र कहा जाता है। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल यानी भारतीय परिषद की स्थापना की गई। नाम मात्र के लिए गई, लेकिन उस समय आश्वासन देने के लिए, विद्रोह शांत करने के लिए किया गया। भारत सचिव, राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहलाता था। भारत सचिव, राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहलाता था। प्रथम भारत सचिव स्टेनली था। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, यानी जो भारत सचिव बनेगा वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदार था। यानी जो भी कार्य करेगा, यानी स्टेनली वो ब्रिटिश संसद के उत्तरदायित्व में जिम्मेदार था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क, ये हम सब जानते हैं, यहाँ पे में कैनिन के महारानी विक्टोरिया का भारतीय राजाओं के समक्ष घोषणा पत्र पढ़ा। यानी कैनिन ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा हमारे राजाओं के सामने, और घोषणा लिखा किसने था? स्टेनली ने, भारत का सचिव जो तैयार किया था, जिसने महारानी विक्टोरिया की ओर से भारतीयों को आश्वासन दिया गया कि अब अंग्रेज
न तो भारत में क्षेत्र विस्तार करेंगे और न ही भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप करेंगे। 1857 के विद्रोह तक सेना में सर्वाधिक अवध के सैनिक, यानी कि 1857 के विद्रोह तक सेना में सर्वाधिक सैनिक जो थे वो अवध भारतीय शामिल थे, किंतु विद्रोह के बाद गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट आदि सैनिकों की ज्यादा भर्ती हुई। विद्रोह के बाद पील कमेटी की अनुशंसा पर सेना का पुनर्गठन किया गया और पहले भारतीय एवं ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात जो 6:1 था अब 2:1 कर दिया गया, यानी कि 2 भारतीय 1 ब्रिटिश, पहले 6 भारतीय 1 ब्रिटिश था। 1858 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल अब वायस राय यानी कि क्राउन का प्रतिनिधि कहा जाने लगा। वायस राय मतलब क्राउन का प्रतिनिधि कहा जाने लगा। इस प्रकार विद्रोह के समय का गवर्नर जनरल कैनिंग था। विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, जो उसको प्रथम वायस राय के रूप में नियुक्त किया गया। 1857 से संबंधित पुस्तकें, अगर पुस्तकों की हम बात करें तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इसको एक रिवीजन के तौर पे लीजिए, जब आपका खाली समय हो, जब पढ़ने से मन उब जाए, फ़ोन चलाते समय, वॉकिंग करते समय, छत पे जाते समय आप इसे सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच।